ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है अभी। यस, वाटर प्राइसेस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वाटर प्राइसेस है, और उस टॉपिक को हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे और किस तरह से मेरा लेक्चर का सीक्वेंस होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से पहले लेक्चर्स की तरह आज भी सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस होगा, उसके बाद जो है सिचुएशनल एनालिसिस के बाद इशू एसोसिएटेड विद वाटर सेक्टर, पाकिस्तान के वाटर सेक्टर में कितने क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं हम उनकी बात करेंगे। क्या क्या मसाइल हैं, वो मसाइल क्वालिटी के हो सकते हैं, वो क्वांटिटी के हो सकते हैं, वो मसाइल इन्वायरमेंट के हो सकते हैं, वो मसाइल ट्रांस बाउंड्री डायमेंशन के हो सकते हैं। वो सारे मसाइल, वो सारे इश्यूज जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज का वाटर रिसोर्सेज हमारे पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है उसकी बात करेंगे, और वो हमारे CSS 2020 में क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया इस टॉपिक में ताकि हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें इसका। फिर हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी एंड इंडियाज़ फैक्टर के, जो हमारे वाटर के इश्यूज़ हैं उसमें इंडिया का कितना रोल है, इंडस वाटर ट्रीटी का क्या रोल हो सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसमें, और अफ़गानिस्तान का कितना रोल है, अफ़गानिस्तान से जो हमारे साथ जो कि दरिया काबुल आता है, वो हमारे लिए कितना मसला फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है, या क्या मसाइल अभी हैं। उसके अलावा हम लास्टली जो है वो हम वे फॉरवर्ड पे बात करेंगे। वे फॉरवर्ड जनरली जो है उसको मैं इतना जो है वो टाइम इसलिए नहीं देता क्योंकि हम इसको पहले थॉरली डिस्कस कर चुके होते हैं कि उसके मसाइल क्या हैं, और जब मसाइल पता चल जाएं तो फिर वे फॉरवर्ड बताना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद सिचुएशनल एनालिसिस। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए बताना ज़रूरी है कि सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है। सिचुएशनल एनालिसिस वो पॉइंट होता है या वो एनालिसिस होता है जिसके थ्रू आपने अपने एग्जामिनर को सिचुएशन की सेवेरिटी का अंदाज़ा करवाना होता है। आपने बताना होता है कि मेरा इशू कितना बड़ा है, मेरे इशू के डायमेंशन क्या हैं, और उन इश्यूज़ जो 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 हमारे वाटर सेक्टर या जो जिस टॉपिक पे भी हम सिचुएशन एनालिसिस दे रहे होंगे, किस तरह से डाटा हमारे मसाइल को सपोर्ट करता है, वो सारी बातें जो है हम सिचुएशन एनालिसिस में कर रहे होंगे। सो स्टार्टिंग विद सिचुएशनल एनालिसिस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। सो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा का मतलब होता है एक बंदा, वो है 1017 क्यूबिक मीटर। अब ये फिगर 1017 की किस तरह से हमें हेल्प कर सकती है हमारी सिचुएशन को समझने में, उसके लिए तीन कैटेगरीज हैं। एक, वाटर अबंडेंट कंट्रीज, वाटर स्ट्रेस कंट्रीज, एंड लास्ट वाटर स्कार्स कंट्रीज। ठीक हो गया। कोई और ज्वाइन करना चाह रहे हैं? वाटर अबंडेंट क्या कंट्रीज कौन से हैं? वो कंट्रीज जिनके पास पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1600 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है, क्यूबिक मीटर्स, वो जो हैं वो वाटर अबंडेंट कंट्रीज। वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज कौन से हैं? जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर के करीब है। और वाटर स्कार्स्ड कंट्रीज़ कौन से हैं? वो कंट्रीज़ जिनकी पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर से कम है। ठीक हो गया, ये एक स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान इकॉनमी, इकॉन मेरे स्पेलिंग ठीक है, पाकिस्तान इकॉनमी इज़ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो दुनिया में
एक मतलब 1 यूनिट ऑफ जीडीपी में जितना वाटर की कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यार ये मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लोग फिर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे वापस जाना पड़ता है। नज़ाकत भाई का जो है ना वो बड़ा सीरियस किस्म का इशू है, वो बार बार निकलते हैं, बार बार आते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में भी इसी तरह था। वाटर इंटेंसिव कंट्री क्या होता है? वाटर इंटेंसिव जो कंट्री का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड पर यूनिट ऑफ जीडीपी। और वो जो है वो हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईएस्ट। ये क्या चीज़ शो करती है? ये शो करती है कि हमारा जो वाटर की यूटिलाइजेशन है वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। हम एक वाटर से इतना ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं जितना दुनिया दुनिया करती है। मतलब हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं और उससे कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम होती है। उसके बाद जो है वो अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि 93 अराउंड, ये इसके लिए डिफरेंट फिगर्स हैं। कुछ रिसर्चर्स 90 कहते हैं, कुछ 93 कहते हैं, लेकिन एक जो सेफ फिगर ये है कि मोर देन 90। ठीक है, 93% कह लो या और मोर देन 90% जो वाटर है हमारा वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। और दुनिया में एवरेज क्या है? वर्ल्ड एवरेज इसके लिए तो 70% है। मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक मेजर लाइन शेयर ले जाता है और वाटर का, लेकिन उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है जीडीपी में वो बहुत कम होती है। फिर हम बात करें उसके बाद कि हमारा जो 78% ऑफ द वाटर है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, आउटसाइड द कंट्री रीजन है उसका। मतलब हमारा जो हमारे कंट्री का जो 145 मिलियन एकड़ फीट वाटर है टोटल हमारे पास, 145 मिलियन एकड़ फीट, उनमें से जो 78% है वो पाकिस्तान से बाहर है उसका सोर्स। उसके बाद हम बात करें कि 2015 में नासा ने एक स्टडी की, नासा लेड स्टडी थी। नासा, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो इंडस बेसन है हमारा, जहाँ जो हमारा ये रिवर सिस्टम है, जो हमारा वाटर सिस्टम है, जहाँ से पानी आता है बहता है और समुंदर में चला जाता है, उसे इंडस बेसन कहते हैं। और इंडस बेसन जो था उसका ग्राउंड वाटर वाज द मोस्ट टेस्ट ग्राउंड वाटर, सेकंड मोस्ट टेस्ट, सेकंड मोस्ट ओवर स्ट्रेस्ड एंड फास्टली डिप्लीटिंग। इसका मतलब ये है कि हम जो पानी, एक तो रिवर वाटर हमारे पास चल रहा है और वो हमारे कंट्री से गुजरता है। उसके अलावा जो हम पानी जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर से वो इतना ज़्यादा कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो हमारा इंडस बेसिन है वो उसका वो मोस्ट फास्टली डिप्लीटिंग है, मतलब पानी दिन ब दिन नीचे से नीचे चलता जा रहा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं कहाँ लिखूँ, वो मैं इधर लिख देता हूँ कहीं, यहाँ पे। वो बात क्या है कि हमारा जो 80% जो उसके एग्रीकल्चर को हमारा जो 90 मोर देन 90% जो है वो शेयर जाता है, उसमें से उस शेयर में से अराउंड जो है वो 80% उसे 4 क्रॉप्स जो हैं वो यूटिलाइज करती हैं। 4 क्रॉप्स कौन सी? वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। शुगर केन एंड कॉटन।
तो हम एक हमारे पास जो है वो हम पहले ही उसको इरिगेशन को वाटर बहुत ज़्यादा देते हैं, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा पानी लगता है हमारा, और फिर उन एग्रीकल्चर में से भी जो पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं वो 4 क्रॉप्स हैं। वो कौन सी? वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और इसको हमारे लिए वो बात होती है, ख़तरनाक वार्निंग वाली बात है, वो ये कि ये 80% वाटर यूज़ करके सिर्फ 5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। उससे पता चलता है कि ये कितनी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और कितना कम हमें जीडीपी में इनका फ़ायदा मिल रहा है। ये था जी हमारे पास सिचुएशनल एनालिसिस, जो कि हमने बात की सिचुएशन की सिवेरिटी समझने के लिए। इसके अलावा कुछ और जो स्टैट्स या आर्गूमेंट्स होंगे वो हम दरमियान में दोबारा से हम इसको जब हम आर्गूमेंट्स की बात करेंगे तो इनको यूटिलाइज करते जाएंगे। ठीक हो गया? अभी हम जो है अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वाटर क्राइसिस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर लास्ट पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लास्ट पॉइंट में आखिर में दोबारा लिखवा दूंगा। अभी हम बात करें, वेट अ सेकंड, मेरा पेंट स्टक हो गया है, वेट फॉर अ सेकंड। जब तक नहीं होता है हम इंतज़ार करेंगे। मैं आपको दोबारा वो स्टैट लिखवा देता हूँ कि जो 80% जो पानी जो इरिगेशन को पानी एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन के थ्रू पानी जा रहा है वो अराउंड मोर देन 90% है हमारे टोटल वाटर का। और उस जो इरिगेशन की तरफ जो वाटर जाता है एग्रीकल्चर के लिए, वो उसमें से 80% जो है वो सिर्फ 4 क्रॉप्स यूटिलाइज करती हैं। कौन सी? वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। और ये 80% वाटर यूटिलाइज करके जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं वो सिर्फ 5% है। समझ गए? और ये स्टक हो गया। इसके लिए इस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जब तक ये नहीं चलता है तो हम उसको एड्रेस कर लेते हैं क्विकली। सर इंडस बेसिन वाला पॉइंट रिपीट कर दें। कौन से वाला? इंडस बेसिन। इंडस बेसिन की बात हमने की कि जो एक मिनट, आपका जवाब देने से पहले मैं नज़ाकत भाई से बात कर लूँ। नज़ाकत भाई यार, क्या हो गया आपका इंटरनेट को? क्या इशू है? बार बार आप एग्जिट करते हैं, बार बार एंटर करते हैं। नज़ाकत भाई प्लीज़ अपना ये माइक ऑन करके बात करें। कौन है नज़ाकत? अभी आप एग्जिट होंगे तो मैं फिर आपको एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि ये 2 दिन से यही सिचुएशन चल रही है। आप बार बार एग्जिट होते हैं, एंटर होते हैं, उससे डिस्टर्बेंस होती है। हम जो ग्राउंड वाटर की बात की वो ये थी कि 2015 में नासा लेड एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने जो दुनिया के बेसन हैं उनको स्टडी किया। उसमें ये था कि जो हमारा इंडस बेसन है, दिस इज़ द सेकंड मोस्ट ओवर स्ट्रेस्ड एंड फास्टली डिप्लीटिंग बेसन। मतलब हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जाता जा रहा है। और क्यों जाता जा रहा है? क्योंकि हम जो है बड़ी सस्टेनेबल तरीके से हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अनसस्टेनेबली उसकी लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है, जितना वो दोबारा से रेप्लेनिश हो जाता है, उस वजह से वो बार बार जो है वो सर एक क्वेश्चन। बोले सर ये बेसिन को अगर डिस्क्राइब कर दें, बेसिन वो जितना भी इंडस बेसन का मतलब ये होता है कि इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर, उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं और वो जो सारा बेसन बनाती हैं, जहाँ जहाँ से पानी उनमें आता है, उसे इंडस बेसन कहते हैं। समझ गए? एक मिनट में इसका कुछ यस सर, थैंक यू। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है?
नो सर। नहीं सर अभी 1 मिनट हो जाती है। अब शेयर हो रही है? जी सर अभी शेयर हो रही है। ठीक हो गया। अभी हम वाटर क्राइसिस में जितने इश्यूज हैं हमारे सेक्टर वाटर सेक्टर के उसको बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहला और जो फैक्टर है वो ये है कि जो हमारी जो रेनफॉल है और जो रिवर का फ्लो पैटर्न है उस पर बात करेंगे। हमारा जो सबसे पहले तो साउथ एशिया में जो सबसे कम बारिश होती है वो हमारे कंट्री में होती है, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं और सब की जो एवरेज रेनफॉल है वो मोर देन 1000 मिलीमीटर है, लेकिन जो पाकिस्तान है उसका 3/4 जो है 3/4 ऑफ पाकिस्तान, वहाँ रेनफॉल 250 mm पर ईयर से कम है। ठीक हो गया। पहली बात में रेन बहुत कम होती है। दूसरी बात ये है कि जो रेन होती है वो सिर्फ मैक्सिमम 60-70% ऑफ दैट रेन वो सिर्फ 3 महीनों में होती है। वो 3 महीने कौन से वाले हैं? 3 महीने कौन से हैं? वो हमारे पास ये जो मानसून के 3 से 4 महीने होते हैं, और जुलाई अगस्त सितंबर, उनमें हमारी 60-70% हो जाती है रेनफॉल हो जाती है। और वो रेनफॉल जब होती है और उस रेनफॉल का जो फिर जो हमारा फ़्लो पैटर्न है वो भी इसी तरह स्क्रूड है कि 70-80% जो फ़्लो है वो हमारा एक रिवर्स का वो सिर्फ इन्हीं महीनों में हो जाता है, इसके मानसून वाले महीनों में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा जो नेचर ऑफ रेनफॉल और फ्लो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। उसको मैं लिंक करूँगा अपने अगले पॉइंट से। वो सेकंड पॉइंट कौन सा है? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। कि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। जब हमारे पास जो है, जब हमारा जो मैक्सिमम फ़्लो है, जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो कुछ स्पेसिफिक महीनों में हो जाएगी, या हमारे जो रिवर्स का जो पानी है वो मैक्सिमम कुछ एक ख़ास ड्यूरेशन में गुजर जाएगा, और हमारे पास अगर स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होगी तो वो पानी ज़ाया हो जाएगा। तो इसके लिए पहला पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट से इसलिए लिंक्ड है कि हमारा जो नेचर ऑफ रेनफॉल जो है और जो रिवर का फ्लो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है कुछ महीनों के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ महीनों में फ्लड्स आते हैं और कुछ महीनों में बिल्कुल पानी नहीं होता। इसलिए जब हमारे पास पानी सरप्लस होता है, जब हमारे पास रेंज हो रही होती हैं, फिर रिवर का फ्लो पैटर्न बेहतर होता है, उस वक्त हमने पानी को स्टोर करना होता है। लेकिन हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ बहुत कम है। कितनी कम है? हमारी जो है वो 30 डेज़ की स्टोरेज है हमारे पास कंट्रीज़ में, और दुनिया में ऑन एवरेज जो स्टैंडर्ड समझा जाता है वो 120 डेज़ है। 120 डेज़ होते हैं। और जो दुनिया जो इंडिया है, इंडिया भी अराउंड 120 डेज़ की स्टोरेज है इंडिया की। ठीक हो गया। उसके बाद एक और बड़ा, अगर 30 डेज़ की हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जितना हमारा रिवर फ्लो, जितना हमारे पास वाटर है, उसका सिर्फ 10% स्टोर करने की कैपेसिटी है हमारे पास। 10% स्टोरेज कैपेसिटी, 10% ऑफ फ्लो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी है हमारे पास। ठीक हो गया। अब वो, और दुनिया में उसके लिए जो स्टैंडर्ड समझा जाता है, कीजिएगा प्लीज। ये पॉइंट ये है कि जो हमारे पास जितना फ़्लो है, आपको बताया कि हमारे रिवर सिस्टम में जो पानी का फ़्लो है वो 145 मिलियन एकड़ फिट है, जो कि मैंने पहले अपना स्टैट आपको सिचुएशनल एनालिसिस में बताया। उस 40% वो जितना हमारे पास फ्लोज हमारे रिवर्स में होते हैं उसको स्टोर करने की उस पूरे पानी की सिर्फ 10% है। मतलब 144 का सिर्फ 10% कितना होगा? अराउंड 14%, 14 मिलियन एकड़ फिट। 14 मिलियन एकड़ फिट की के करीब हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है। 14 भी नहीं, अब वो डिप्लीट हो चुके होके तकरीबन 13.7 मिलियन एकड़ फिट हो चुकी है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी। 13.7 मिलियन एकड़ फिट आउट ऑफ 145 मिलियन एकड़ फिट। ठीक हो गया।
फिर हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है, वो ये आती है कि अब जब इसे बिलो कोटरी स्केपेज की एक टर्म यूज़ होती है। हमारा रिवर सिस्टम इस तरह से है कि जो डिफरेंट हमारे 5 रिवर्स अगर बात करें, मेजर 5 रिवर्स, तो उन पे कुछ डैम्स बने हुए हैं और कुछ बैराजेस बने हुए हैं। जो सबसे समंदर के करीब जाके बैराज है वो कोटरी बैराज है, और कोटरी बैराज से नीचे हर साल जो है अकॉर्डिंग टू वापडा स्टैट्स अराउंड 28 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पानी लॉस होता है। ठीक हो गया। हम स्टोर कितना कर रहे हैं 13.7, और उनमें से जो ज़ाया हो रहा कितना है वो 28 मिलियन एकड़ फीट है। ये जी हमने बात की कि हमारी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो बड़ी लिमिटेड है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ट्रांसबाउंड्री डायमेंशन है। ट्रांसबाउंड्री डायमेंशन आपको पता है कि हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जिसका हम अभी आगे डिटेल में जिक्र करेंगे, बल्कि ये पॉइंट हम ट्रांसबाउंड्री डायमेंशन का उधर ही एक्सप्लेन करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी में। एंड अफगानिस्तान कॉन्डम एंड अफगानिस्तान। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट, वो आउटडेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये कि पानी हमारा जो हमारे डैम्स हैं या जो भी हमारे रेजरवायर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, वो डैम स्टोर करते हैं या उसको डाइवर्ट करते हैं किसकी तरफ? कैनाल्स में। जब कैनाल्स में पानी आता है तो कैनाल्स डिफरेंट कैनाल्स हैं, मेन कैनाल्स होती हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज के बाद वाटर कोर्सेज होते हैं, जिनको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में खाला नाला कुछ भी इसे डिफरेंट इलाके डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इतना आउटडेटेड है कि जो उसमें से पानी डाइवर्ट हो रहा होता है उसका 24 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है वो सीपेज से नीचे ज़ाया हो जाता है। सीपेज क्या होती है? सीपेज जो जब किसी कैनाल में किसी भी वाटर कोर्स में पानी जा रहा है तो जो पानी नीचे ज़मीन में रिस रहा है उसे सीपेज कहते हैं। तो जो हमारा जो बैराजेस और डैम से डाइवर्ट होकर पानी कैनाल्स में जाता है, उस कैनाल्स जितना पानी जाता है उसमें से 24 मिलियन एकड़ फीट जो है वो ज़ाया सीपेज की वजह से हो जाता है। अब आपको जो है ना वो खुद कनेक्ट करना है कि हमारा टोटल जो है वो 145 मिलियन एकड़ फीट था, उसमें से 24 जो है वो सीपेज ले गई, 28 जो है वो हमारा बिलो कोटरी जो समंदर में चला गया, जिसको हमने कहीं कहीं यूटिलाइज भी ना किया। ठीक हो गया। ये है आउटडेटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर सिस्टम जो हमारा कैनाल्स का। उसके बाद जब हम बात करें वो है हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीटिंग रैपिडली। हमारा हमने जो पहले मैंने सिचुएशनल एनालिसिस में आपको बताया, सिचुएशनल एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा इंडस बेसन जो है वो दुनिया में सेकंड मोस्ट स्ट्रेस्ड एंड फास्टली डिप्लीटिंग बेसन है। और ये किसकी स्टडी है? ये नासा की स्टडी है। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि हम जो है वो पानी अपना ग्राउंड वाटर जो है वो अनसस्टेनेबली तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जितना। अच्छा, होता क्या है ग्राउंड वाटर? किस तरह से ग्राउंड वाटर होता है? वो इस तरह से होता है, इस एक टर्म यूज़ होती है, टर्म भूल गया। खैर होता ये कि एक जगह से अब ग्राउंड वाटर का पानी ईयरली साइकिल के हिसाब से वो रिप्लेनिश हो रहा होता है। जब बारिश आती है तो ग्राउंड वाटर भर जाता है, फिर जब पानी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दोबारा वेपोरेट होता है, बारिश आती है भर जाता है। इस तरह करके या रिवर्स के थ्रू वो नीचे सीप होके रेजरवायर का वो उसका रेजरवायर नहीं, एक्वाफायर। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर जो है वो इस तरह से रिप्लेनिश होता रहता है। तो जब जितना पानी उसके अंदर एंटर हो रहा है उससे ज़्यादा आप रिप्लेनिश करेंगे और उससे ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो उसका वाटर लेवल नीचे चलता जाएगा। और पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। हमारी जो अराउंड जो है वो हम 50 मिलियन एकड़ फीट जो है वो हम ईयरली बेसिस पे ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 50 मिलियन एकड़ फीट। अब 50 मिलियन एकड़ फीट पे डिफरेंट स्टडीज़ हैं। स्टडीज़ किस तरह से हैं कि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है वो 55 मिलियन एकड़ फीट है जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब इससे नीचे जाएंगे तो फिर परमानेंटली जो है वो नीचे से नीचे चलता जाएगा। और सिर्फ वाटर लेवल का नीचे जाना ख़तरा नहीं है, उसकी क्वालिटी का डिग्रेड होना मतलब वो भी ख़तरा है।
लेकिन उसकी क्वालिटी का डिग्रेड होना वो सेकंड मोस्ट जो ख़तरनाक बात है। वो क्या होता है कि जब आप उसको एक लिमिट से नीचे ले जाते हैं तो उस जो ग्राउंड वाटर है उसमें ब्रैकिश वाटर जो है ना वो इंक्लूड हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी है वाटर की वो भी हैम्पर होती है। क्वांटिटी तो पहले ही कम हो रही है, लेकिन साथ उसकी क्वांटिटी भी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लो वाटर टैरिफ्स हैं। लो वाटर टैरिफ्स क्या हैं, उनकी अगर बात करें तो इसके लिए हम जो कॉमन टर्म यूज़ करते हैं उसे आबियाना कहते हैं। जो कैनाल से पानी हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो दे रहे होते हैं किसान को, उससे उस जो पानी हम उसे देते हैं उससे हम उसके लिए एक अमाउंट कलेक्ट करते हैं जिसे हम आबियाना कहते हैं। आबियाना। अब जो हम आबियाना कलेक्ट करते हैं उसके साथ दो तीन बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो आबियाना या जो फार्मर से अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो इस बात पे नहीं कलेक्ट करते कि उसने कौन सी फसल लगाई और उसको कितना पानी मिला। हम के किस बात पे कलेक्ट करते हैं कि उसने कितना एरिया काश्त किया, मतलब हमारी उसने कितना एरिया काश्त किया, 1 एकड़ उसने काश्त किया, लेकिन उस 1 एकड़ पे क्या काश्त किया ये हमारी कंसिडरेशन में नहीं है। कुछ कैनाल्स जो जो कुछ क्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पानी को यूटिलाइज करती हैं, जैसा कि मैंने आपको 3-4 का जिक्र किया। राइस है, कॉटन है, शुगर केन है, जो बहुत ज़्यादा पानी को यूटिलाइज करती हैं। अब हमारा जो अभियाना उससे लिंक नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारा अभियाना बहुत कम है। उसकी एग्जांपल, उसके लिए एक स्टैट जो है वो रिसर्चर कोट करते हैं, वो क्या है कि हमारा जो हम अभियाना कलेक्ट करते हैं वो जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट है, O&M कॉस्ट, उसका सिर्फ 20% है। जो हम टैरिफ कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल बिजली की बात की थी कि जो हम कंज्यूमर को पैसे कलेक्ट कर रहे हैं उससे वो बहुत कम है जो हमारी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है। तो ये जो अभियाना है ये सिर्फ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का 20% है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा कि उस पर कितना उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कितने पैसे लगे, उसकी जो कैपिटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो अलग है। ये सिर्फ ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट का सिर्फ 20% जो है अभियाना कलेक्ट करते हैं। और जब हमारे सिस्टम में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो है वो सफ़र करेगा, जैसा कि अभी हमारा बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन का शिकार है। उसके बाद हम ग्राउंड वाटर लो टैरिफ के बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा ड्रेन्स और रिवर्स में जो क्वालिटी की ये बात है। क्वालिटी में है कि हम बगैर जो ट्रीटेड वाटर है, अनट्रीटेड वाटर, वो हम डिपॉजिट कर देते हैं। हम कोई हमारे पास प्लांटेशन को उसको ट्रीट करने के प्लांट नहीं है, और उस वजह से जो है वो हमारी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है। उसके अलावा हमारा पाकिस्तान के वाटर सेक्टर के साथ क्या इशू है वो क्लाइमेट चेंज का है। अब क्लाइमेट चेंज और ट्रांसमोनिटरी डायमेंशन दोनों की जो बात है वो हम अगले सेक्शन में करेंगे, इसलिए मैं इसको भी अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और उससे पहले में हम बात करेंगे फ्लड इरिगेशन, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो फ्लड इरिगेशन एंड क्रॉपिंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। कि हमारी जो इरिगेशन, हमारा जो टेक्निक्स हैं जो पानी लगाने की फसलों को, जिसे इरिगेशन कहते हैं, वो फ्लड इरिगेशन है। हमारी जो दुनिया जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रही है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, वो बिल्कुल नहीं है। हमारा फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं, और जब फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा पानी लगता है क्रॉप्स को, बजाय इसके कि जो दूसरी टेक्निक्स हैं उनसे कम लगता। फिर दूसरा, उसी क्रॉप्स के साथ क्या हमारा इशू है कि हम बहुत वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारी क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा पानी ले रही हैं, लेकिन हमारे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो बहुत कम है। तो ये हमारे पास इशू थे वह इसके हमारे वाटर सेक्टर के साथ जो एसोसिएटेड थे। अभी मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे वाटर रिसोर्सेज को।
वाटर रिसोर्सेज का सबसे पहले तो जो आपको पता है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, आपका गर्मी बढ़ेगी, वेदर के पैटर्न चेंज होंगे, तो उससे जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। दोनों के लिए, क्रॉप के लिए भी और उसके लिए भी, इंसानों के लिए भी। तो जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे वाटर डिमांड बढ़ेगी। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो वाटर डिमांड को बढ़ा देगा। सेकंड ये है कि हमारा जो, चूँकि क्लाइमेट चेंज जो है वो चेंज करेगा, क्लाइमेट चेंज will impact the rainfall patterns। रेनफॉल के पैटर्न को इम्पेक्ट करेगा। तो जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो कि इरिगेशन से कनेक्टेड नहीं है हमारी, जो बरानी वाटर के साथ इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे हमारे कंट्री के इलाकों में बरानी फसलें होती हैं, उन पे इम्पेक्ट पड़ेगा और रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर हमारे जो कंट्री जो जिनको इरिगेशन जो जो इरिगेटेड वाटर से जो क्रॉप्स पैदा होती हैं उनका क्या इम्पेक्ट होगा, उन पे ये इम्पेक्ट होगा कि अर्लियर जो है वो हमारे पास हमारा जो जितना रिवर सिस्टम है वो एक रेनफॉल पैटर्न के साथ कनेक्टेड है जो कि मानसून है। उसी में हमारा तरबेला डैम, जितने डैम्स जो हैं वो फिल होते हैं, जैसा कि अभी वो पीएम ने ट्वीट भी की थी कि तरबेला डैम फिल हो गया। तो जब हमारे रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज होंगे तो उसके साथ हमारी जो है वो ऑब्वियसली हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको भी चेंज होना पड़ेगा। हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो जो वेदर के चेंजिंग पैटर्न्स हैं उनके साथ किस तरह से उनके किस तरह से लिंक होती हैं, किस तरह के साथ उनके साथ चल सकती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर अगर एक टाइम पे जब हमारी कैनाल, हमारी किसी भी क्रॉप का जो है वो एक सोइंग सीज़न है, लेकिन उस सोइंग सीज़न में या काश्त करने के सीज़न में अगर बारिशें नहीं होती हैं, क्योंकि बारिशों का, रेनफॉल का जो है वो पैटर्न क्लाइमेट चेंज कर देगा, तो उससे उनका जो सोइंग पीरियड है उन पर भी फ़र्क पड़ेगा। इस तरह वो हमारी इरिगेशन का, हमारी एग्रीकल्चर का जो एक पैटर्न बना हुआ है उसको इफ़ेक्ट करेगा। थर्ड जो है वो जो रेनफॉल पैटर्न है वो कनेक्टेड है ग्राउंड वाटर के साथ। ग्राउंड वाटर के साथ कैसे कनेक्टेड है? ग्राउंड वाटर के साथ इस तरह से कनेक्टेड है, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि जब हमारे जो ग्राउंड वाटर जो एक्वीफर्स होते हैं वो रेप्लेनिश होते हैं बारिश के साथ। जब बारिश आती है एक टाइम पे तो वो दोबारा से उनका पानी भर जाता है और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो जब हमारा जो उसका पैटर्न हमारा चेंज हो जाएगा, उसके ये रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा, तो उसके साथ हमारे ग्राउंड वाटर जो होती है रेप्लेनिशमेंट, उसका भी साइकिल चेंज होगा। उससे हमारी जो ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन है उस पर भी फर्क पड़ेगा। फिर फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कि हमारा जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वो बहुत ज़्यादा होंगे। वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कौन से वाले हैं? वो फ्लड्स हैं, वो हीट वेव्स हैं। ये आपने देखा 2010 और 2010 से 2014-15 तक तकरीबन हर साल बहुत ज़्यादा फ्लड आते रहे, लेकिन 2010 का सबसे बड़ा था। ये हीट वेव्स जो कराची की हैं इनका सबको पता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो सिर्फ इसकी रेनफॉल का पैटर्न तो चेंज करेगी ग्राउंड जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, लेकिन जो स्नो एक्यूमुलेशन का पैटर्न है वो भी अपर रीचेज में चेंज हो जाएगा। होता गया है कि हमारा जो पानी है वो दो तीन मेजर सोर्सेज से आता है। वो रेनफॉल है, जो रिवर की वाटर की बात कर रहे हैं, या रेनफॉल होती है या स्नो मेल्ट होती है। स्नो मेल्ट जब जो है वो क्लाइमेट चेंज इसके स्नो एक्यूमुलेशन और जो उसका पैटर्न है उसको चेंज करेगी, उससे जो है हमारा रिवर फ्लो का पैटर्न जो है वो भी चेंज होगा। और जब रिवर फ्लो का पैटर्न चेंज होगा इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न और जितना भी उसके साथ लिंक्ड है वो सारा चेंज होगा।
तो इस तरह से जो है वो हमारा जो क्लाइमेट चेंज जो है वो इस तरह से हमारे वाटर रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड है। ये था हमारा क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हम क्विकली जो है वो अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, वो चूँकि छोटा है, और उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे इंडस वाटर की। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान का जो रिवर पाकिस्तान के रिवर के वाटर का रिलेशन है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाटर रिलेशन, उस पे 2019 में क्वेश्चन आ चुका है सीएसएस में। अब अफ़गानिस्तान में से हमारा टोटल जो है वो रिवर सिस्टम में वाटर जो है वो 145 मिलियन एकड़ फिट है। उसमें से अराउंड 18 टू 21 जो मिलियन एकड़ फिट है वो काबुल रिवर कंट्रीब्यूट करता है। फॉर द बिगनर्स उनको बता दूं, ये पॉइंट रिपीट कर दें जो आपने अभी बताया 18 कौन से वाला पॉइंट? सर ये जो आपने अभी बताया है 18 टू 21 मिलियन एकड़ फीट वाला। वही एक्सप्लेन करने लगा। अच्छा, हमारे जो जो रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, उसकी एक ट्रिब्यूटरी काबुल रिवर है। काबुल रिवर जो है वो अटक के करीब जो है वो इंडस रिवर में आके मिलता है और वो अफगानिस्तान से आता है। अब उसकी आगे से दो डायमेंशन है। काबुल रिवर का जो है ना एक सोर्स है जिसे चित्राल रिवर कहते हैं। इन जो 18 टू 21 मिलियन एकड़ फीट में से जो अराउंड 10 मिलियन एकड़ फीट है वो हमारा चित्राल रिवर कंट्रीब्यूट करता है, जिसका सोर्स हमारा पाकिस्तान के अंदर है। जो बाकी है वो उनका अफगानिस्तान की तरफ से सोर्स है। 18 टू 20 सिर्फ, अच्छा, अफगानिस्तान से सिर्फ एक ये काबुल रिवर नहीं आता, कुछ और भी छोटे छोटे रिवर्स आते हैं। उनमें से एक गोमल रिवर है जो कि वज़ीरिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। वज़ीरिस्तान स्पेलिंग आपने मेरे इग्नोर करने, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा काबुल काबुल रिवर का बता दूं कि ये समझें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। इस साइड पे पाकिस्तान है, इस साइड पे अफ़गानिस्तान है। यहाँ से जो है, यहाँ से अगर काबुल रिवर यूँ एंटर हो रहा है गुमाल रिवर है जी। सर, ये गुमाल रिवर है वजीरिस्तान, मतलब पाकिस्तान में जी है या जी जी जी, अफगानिस्तान में? ये गोमल रिवर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आता है, जैसा कि काबुल रिवर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आता है। ये अफ़गानिस्तान साइड है, ये पाकिस्तान साइड है, और ये काबुल रिवर है जो मैंने ड्रॉ किया। इस काबुल रिवर का इस तरह से इसका पैटर्न बना हुआ है, ये इस तरह यूँ करके। ये इसमें जो है ये इधर से पाकिस्तान वाली साइड से ये चित्राल रिवर आके मिलता है। ये चित्राल रिवर के डिफरेंट नेम्स हैं। चित्राल रिवर है, इसको कुछ और भी नेम कहते हैं। और इधर से ये इनकी एक और ट्रिब्यूटरी आ रही होती है, ये दोनों मिलके काबुल रिवर बनता है, और इस तरह से ये वापस पाकिस्तान में आ जाता है। अभी इसकी ये कितना इम्पोर्टेंट है अफ़गानिस्तान के लिए और कितना पाकिस्तान के लिए, उसकी हम बात करते हैं। और मैं इसको भी आपके लिए रेज करता हूँ। सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? काबुल रिवर की जो अफ़गानिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस है वो ये कि जो काबुल है ना सिटी, काबुल सिटी, उसकी अराउंड 7 मिलियन पॉपुलेशन है, और उसकी जो ड्रिंकिंग नीड्स हैं वो प्राइमरली जो है वो काबुल रिवर से होती हैं, ड्रिंकिंग नीड्स एट्सेट्रा। उसके अलावा काबुल रिवर पे प्रायर टू तालिबान डिस्पेंसेशन देयर वर 12 डैम्स प्लान्ड। उनमें से एक शतूत डैम जिस पे कंस्ट्रक्शन होती रही। सिर्फ काबुल रिवर पे ये 12 डैम्स जो थे वो इंडिया की हेल्प से, विद इंडियाज़ हेल्प, दे वर प्लान्ड टू कंस्ट्रक्ट। ठीक हो गया। दो तरह से उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि उनका जो मेजर कैपिटल सिटी है उस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान के लिए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? पाकिस्तान
पाकिस्तान का जो वर्सक डैम है जो कि अराउंड 200 मेगावाट है शायद, लेट मी कंफर्म, यस 200 मेगावाट की ये बिजली देता है, और साथ जो है इससे कैनाल्स निकलती हैं, एंड कैनाल्स जो कि पेशावर वैली को सैराब करती हैं। उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके अलावा होता इस तरह से है कि वर्सक डैम के अलावा सेकंड जो पेशावर सिटी है उसके लिए भी जो ड्रिंकिंग नीड्स हैं वो भी इससे पूरी होती हैं। और उससे जो तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो काबुल रिवर है उसका जो स्नो मेल्ट है, स्नो मेल्ट का पैटर्न जो है वो जो इधर हमारा स्नो मेल्ट का पैटर्न है इंडस के जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे पहले होता है, अर्ली स्नो मेल्ट होती है यहाँ। अर्ली स्नो मेल्ट होती है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ का जो पानी है वो जल्दी हमारे सिस्टम में इंक्लूड होता है, अर्ली आ जाता है, और उसके जल्दी आने से जो है वो हमारे साउथ पंजाब में जो खरीफ की क्रॉप है उसके लिए बहुत क्रिटिकल है। ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए जो है वो मैंने आपको उसकी सिग्निफिकेंस बताई, पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती है, काबुल के लिए क्या हो सकती है। अब हम कर क्या नहीं रहे, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। वो फैक्ट ये है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, देयर इज़ नो ट्रीटी बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान, अफगानिस्तान पाकिस्तान। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी है, हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमने पानी को किस तरह से तकसीम करना है, 3 रिवर आपके 3 हमारे। लेकिन ऐसा कोई जो है वो कोई ट्रीटी है नहीं है हमारे काबुल रिवर पे, देयर इज़ नो ट्रीटी, पहला मसला। दूसरा मसला क्या है, एक टर्म होती है वाटर राइट्स की। वाटर राइट्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक रिवर, कोई भी स्ट्रीम बह रही है तो उसका जो एक अपर राइपेरियन होता है, एक लोअर राइपेरियन होता है, जो जिसकी ज़मीन ऊपर हो गई रिवर के रिवर की अपर रीचेज में उसे अपर राइपेरियन कहेंगे। जैसे जो पंजाब है वो अपर राइपेरियन है और जो सिंध है वो लोअर राइपेरियन है। इसी तरह जो काबुल है या अफगानिस्तान जो है वो अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन है काबुल रिवर का। तो इंटरनेशनल लॉ में वाटर राइट्स कोई भी किसी भी ट्रीटी से पहले, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले जो कोई वाटर को यूटिलाइज कर रहा होता है, अर्लियर जो यूटिलाइजेशन होती है, जब भी कोई ट्रीटी होगी उसको अपर राइपेरियन क्लेम नहीं कर सकता इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर हम काबुल रिवर को एज अ लोअर राइपेरियन हम यहाँ पे उसके पानी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके लिए हमने वाटर राइट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं, उसके लिए हमने डैम्स बनाए हुए हैं, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया होता, तो क्या होता, हमारा वाटर राइट्स इस्टेब्लिश्ड होता। तो हम कोई भी उस उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस रिवर पे कोई भी, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी एग्रीमेंट की बात होती किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, किसी अदालत में, तो हम उन्हें बताते कि हमने काबुल रिवर पे पहले ही ये वाटर राइट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं, हमने इस पे रिवर को, इसके इसके वाटर को क्लेम किया हुआ है, हम इसके पानी पी रहे हैं, हम इसके लिए एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला ये कि हमने वाटर राइट्स इस्टेब्लिश्ड बहुत कम किए हुए हैं, नो वाटर राइट्स इस्टेब्लिश्ड। हमने डैम ही नहीं बनाए इस पे, हमने अपना राइट्स क्लेम ही नहीं किया, नो राइट्स क्लेम। और इससे क्या होता है कि फ्यूचर में, अभी वैसे वो जो मोमेंट डैम है वो भी स्वात रिवर पे, जो कि काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जब भी इंटरनेशनल लेवल पे बात होगी, इसके हमारे एग्रीमेंट की बात होगी, या जब कभी भी जो कि फ्यूचर में इशू होना ही होना है,
आबादी बढ़ेंगी दोनों साइडों पे तो पानी की ज़रूरत होगी। तो जो अपर राइपेरियन है वो क्लेम करेगा, डैम्स बनाएगा, कैनाल्स बनाएगा, कुछ भी बनाएगा अपने अपने यूटिलाइज़ करने के लिए। तो जो लोअर राइपेरियन है वो शोर मचाएगा, जो कि पाकिस्तान है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने पहले वाटर राइट्स इस्टेब्लिश नहीं किए होंगे तो पाकिस्तान क्लेम नहीं कर सकेगा, और उस तरह से ये हमारे नुकसान में जाएगा। तो दूसरा, सर अभी आपने कहा है कि काइंडली राइपेरियन जो है वो क्लेम नहीं कर प्लीज़ सकते। प्लीज़ आप क्वेश्चन लास्ट में करें। उसके बाद जो है ये हमारे काबुल रिवर के लिए मैंने कुछ आपको फैक्ट्स बताए, और किस तरह से हमारे इश्यूज उनके साथ हमारे लिए बाद में मसला बन सकता है। एक इधर इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे जो एक बार मिनिस्टर ने क्लेम किया था, वाटर मिनिस्टर या हाँ वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर ने, कि जो हमारा जो काबुल रिवर से पानी आता है इसका वो उसका राइट्स हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। कहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं? वो कहते हैं कि जो बिलो कोटरी स्केपेज है पानी की, या जो बिलो कोटरी पानी समंदर में गिरता है, वो यूटिलाइज होता है सी इंट्रूजन को रोकने के लिए। अब सी इंट्रूजन की टर्म आपके लिए नहीं होगी, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सी इंट्रूजन का मतलब ये होता है कि जो सी है वो वापस दरिया की तरफ आता है। अगर उसमें पानी ना जा रहा हो तो वो सी जो है वो वापस इधर बैक साइड क्या इसे कहते हैं, एक टर्म यूज़ होती है, खैर जो भी, कि वापस पानी दरिया की तरफ आएगा, और जो आसपास की ज़मीनें हैं वो उससे बंजर हो जाएंगी, क्योंकि वो पानी नमकीन वाला होता है, नमक वाला होता है, नमकीन होता है, और वो उससे सी इंट्रूजन होती है और हमारा जो है ना वो सहरा बन जाता है। तो हमारा जो मिनिस्टर साहब ने क्लेम किया था कि जो हमने राइट्स उनको, जो काबुल से पानी आता है वो हम यूज़ करते हैं सी इंट्रूजन को रोकने के लिए। और यहाँ पे एक और आपको फैक्ट बता दूँ कि डिफरेंट स्टडीज़ हैं, वो क्या कहती हैं कि 88 मिलियन एकड़ फिट जो है वो वाटर एनुअली वो सी इंट्रूजन रोकने के लिए काफ़ी है। डिफरेंट रिसर्च है। और हम जो है वो बिलो कोटरी हमारा कितना जा रहा है, मैंने आपको पहले सिचुएशनल एनालिसिस में बताया, वो 28 मिलियन एकड़ फिट है। ठीक हो गया? ये था जी हमारा अफगानिस्तान। अब हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, और लास्ट पे होपफुली हमारे पास टाइम बच जाए आज, चूँकि बहुत लंबा लेक्चर था, बहुत चीज़ें थी करने वाली। इंडस बेसिन ट्रीटी एंड इंडिया। अब क्विकली जो है वो मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूँ कि इसकी मेजर प्रोविजंस क्या थी और इसके मसाइल क्या थे एंड इश्यूज। ये प्रोविजंस क्या थी? सबसे पहले तो जो बिल्कुल ही बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए एक दो चीज़ें बता दूं कि 1960 में जो है, बल्कि जब पाकिस्तान बना तो कोई मैकेनिज़्म नहीं था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर को डिवाइड करने के लिए। तो उस वक्त जो है फिर हमारी कुछ ऐसी कैनाल्स थी जिन जो जहाँ से निकल रही थी वो इंडिया में थी, जैसा कि वो फ़िरोज़पुर हेडवर्क से निकलती थी। तो इंडिया ने क्या किया कि 1 अप्रैल 1948 में जो है वो पानी हमारा रोक लिया गया, हमारे कैनाल्स में बंद कर दिया गया। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के जो थे फाइनेंस मिनिस्टर आई थिंक, वो गए, उनके साथ हमने उनको उस कैनाल से पानी लेने के लिए हमने पे किया, और साथ जो है हमने एक मेकनिज़म शुरू कर दिया वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि हम अपने वाटर को डिवाइड करने के लिए एक मेकनिज़म तय करेंगे। तो हमारी नेगोशिएशन शुरू हो गई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस पे इंडस बेसिन को डिवाइड करने के लिए। इंडस बेसिन को डिवाइड करने के लिए नेगोशिएशन शुरू हो गई, किसके टुटलेज में? अंडर द टुटलेज ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक नेगोशिएशन करवाता रहा, और 1960 में, if I can remember the exact date, 19 सितंबर है 1960 में कराची में जो है वो एग्रीमेंट हुआ जिसे इंडस बेसिन ट्रीटी कहते हैं। ठीक हो गया? अब इस ट्रीटी की मेजर प्रोविजंस क्या थी? सबसे पहले हमने डिवाइड कर दिए कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया के होंगे। ईस्टर्न रिवर्स कौन से? अब मैं सारे लिखूंगा, टाइम लग जाएगा, आप साथ साथ लिखते जाएं। ईस्टर्न रिवर्स जो हैं वो इंडिया को मिल गए, और वेस्टर्न रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के पास आ गए।
ईस्टर्न रिवर्स कौन से थे? ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं रावी, ब्यास और सतलुज। वेस्टर्न रिवर्स में कौन से आते हैं? चनाब, झेलम और इंडस, जिसे सिंध रिवर कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमने डिवाइड किया। सेकंड जो पॉइंट ये था वो ये था कि जो हमारे पास रिवर्स थे, जो पहले ईस्टर्न रिवर का फ्लो पाकिस्तान में आता था, अब नहीं आ रहा, इंडिया रोक लेगा, तो उसके लिए पाकिस्तान को कंपनसेट किया गया और उसके लिए रिप्लेसमेंट वर्क्स बने। रिप्लेसमेंट वर्क्स में 2 डैम्स थे, 2 डैम्स में तरबेला एंड मंगला एंड तरबेला, और 8 लिंक कैनाल्स थी। लिंक कैनाल्स का पर्पज़ ये था कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनसे पानी ईस्टर्न रिवर्स में लाया जाए, जो कि इंडिया ने फ्यूचर में रोक लेने थे, जो कि उन्होंने रोक लिए जब ये हमारा ये रिप्लेसमेंट वर्क कंप्लीट हो गया। तो जो लिंक कैनाल थी उसके थ्रू जो पानी ईस्टर्न रिवर्स में कम हुआ था उनके पास जाने से, उसको अपने उसको हमने क्या किया, उधर पानी लाया, उसकी कमी को पूरा किया। उसके बाद जो है जो वेस्टर्न रिवर्स थे, वेस्टर्न रिवर्स, थर्ड पॉइंट ये कि जो वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को मिले, उन पे जो है वो इंडिया को ये हक दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से उसके ऊपर जो है वो हाइड्रो पावर, अपने प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर लगा सकें। रन ऑफ द रिवर होता है कि आप जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, कि आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन चलते पानी से जैसे आ रहा है उस पर आप कोई प्रोजेक्ट लगा दें, बिजली जनरेट कर दें। तो इंडिया को वेस्टर्न रिवर, जो कि हमारे रिवर हमारे हिस्से में आए थे, उन पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगाने की भी इजाज़त दी गई हमारे इंडस वाटर ट्रीटी में। चौथा पॉइंट क्या था कि हमारी कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया। परमानेंट इंडस कमीशन, ताकि हमारी आपस में कम्युनिकेशंस जो हैं वो चलती रहें। उसके लिए फिर जो है ना दोनों कंट्रीज़ के जो क्या उसे कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन, दोनों साइडों से एक कमीशन बनाया गया ताकि दोनों कंट्रीज़ अपने जो भी मसाइल आते हैं या फ्यूचर में कुछ और इस पर मसला होगा, तो उसके लिए जो है वो इंडस कमीशन बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों के मेंबर्स शामिल थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये था कि डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन का भी मैकेनिज़्म उसमें बताया गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्या मैकेनिज़्म बताया गया कि इन्होंने कहा था, ये डिसाइड हुआ दोनों कंट्रीज़ में कि सबसे पहले अगर कोई इशू आता है इंडस वाटर जो हमने डिवीजन किए वाटर्स पे उस ट्रीटी के हवाले से, तो सबसे पहले जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो आपस में सॉल्व करेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, थ्रू परमानेंट इंडस कमीशन जो मैंने ऊपर बात की इसके थ्रू। लेकिन फिर भी मसला नहीं हल होता, तो 2 ऑप्शन हैं, या न्यूट्रल एक्सपर्ट को रेफ़र किया जाएगा, नो, पर पहले परमानेंट इंडस कमीशन जो है उसको रिजॉल्व करेगा। अगर वो रिजॉल्व नहीं कर सकता तो ये मामला वर्ल्ड बैंक को रेफ़र किया जाएगा, और वर्ल्ड बैंक जो है वो फिर उसके पास 2 ऑप्शंस थे। 2 ऑप्शंस कौन से, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। 2 ऑप्शन कौन सा, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक जो है वो या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है, या फिर उसके लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसमें जा सकता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये बात की गई। उसके अलावा ट्रीटी ने ये भी कहा, छठा पॉइंट ये कि आप जो रिवर फ्लो डाटा है, फ्लो डाटा वो एक्सचेंज करते रहेंगे, फ्लो डाटा आपस में, ये बात की गई। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी की मेजर प्रोविजंस थी। उन प्रोविजंस के अलावा जो है अगर आप इसके मसाइल की बात करें कि वो कौन से मसाइल हैं इस ट्रीटी में जो कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो मसले की जड़ हैं, वो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के लूप होल्स की बात करें। लूप होल्स में क्या किया कि सबसे पहले तो कोई ये बात ना की गई कि अगर फ्यूचर में कोई फ्यूचर रिडक्शन इन फ्लोज होती है, जैसा कि क्लाइमेट चेंज में एक्सपेक्टेड है कि रिवर में जो फ्लोज हैं वो या बहुत ज़्यादा होंगे या बहुत कम होंगे, तो उसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया कि कौन उसको कैटर करेगा। नो वो मैकेनिज्म। तस्वीर भेज देती हूँ, मैं करती हूँ। मैम प्लीज़ अपनी माइक ऑफ करें।
ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमारा जो प्ल्यूटेड वाटर है उस पर कोई बात ना की गई, जैसा कि अभी उसका इशू है हमारी रावी रिवर का, कि उन्होंने जितना भी प्ल्यूटेड वाटर था वो उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि उन्होंने पहले रोक लिया। तो उसके अलावा प्ल्यूटेड वाटर की कोई बात ही नहीं की गई, या इंडस्ट्रियल रन ऑफ होते हैं, कुछ भी होते हैं वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो वो उस हैज़र्ड की कोई बात नहीं की गई। थर्ड एक पॉइंट होता है इन्वायरमेंटल फ्लोज की। इन्वायरमेंटल फ्लोज होते हैं कि किसी भी जो रिवर फ्लो है, कोई भी रिवर है, कोई भी स्ट्रीम है, उसमें जो इक्वेटिव लाइफ होती है उसको ज़िंदा रखने के लिए एक मिनिमम फ़्लो चाहिए होता है, जिसे इन्वायरमेंटल फ्लोज कहते हैं। उसमें मछलियाँ हैं, कुछ भी इक्वेटिक जितनी भी लाइफ है उसकी उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए इन्वायरमेंटल फ्लोज की एक टर्म है, वो उसकी बात नहीं की गई इंडस वाटर ट्रीटी में, नो इन्वायरमेंटल फ्लोज। उसके अलावा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की भी कोई बात नहीं की गई। आपको पता है कि बॉर्डर तो हमारे शेयर है, लेकिन हमारा ग्राउंड वाटर तो एक ही है, हमारा इंडस बेसन जो है वो शेयर्ड है। तो ग्राउंड वाटर किस तरह से शेयर करेंगे, कोई मैकेनिज़्म नहीं तय किया गया। उसके अलावा जो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है वो ये कि कैस्केड इफ़ेक्ट पे कोई बात ना की गई। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैस्केड इफ़ेक्ट क्या है। कैस्केड इफ़ेक्ट ये है कि इंडिया को जो है वो जो वेस्टर्न रिवर से जो पाकिस्तान के हिस्से में आए, उन पे जो है वो बात, उन पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगाने की बात की गई। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, उन्होंने कहा ठीक है लगा दिए। अब हर एक जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है उसकी बड़ी एक लिमिटेड सी स्टोरेज होती है जो उसके ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती है, लिमिटेड स्टोरेज। वो कोई रिजर्वायर नहीं होता, लेकिन एक बड़ी लिमिटेड स्टोरेज होती है। अब हमने कैस्केड इफेक्ट की उसमें बात नहीं की गई कि अगर एक एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बन जाए कोई इशू नहीं है, 2 बन जाए कोई इशू नहीं है, 3 बन जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक ही रिवर पे 100 रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बन जाएं अपर 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 रीचेज में, इंडिया वाली साइड पे, तो जब लो फ्लो का सीज़न होगा, विंटर का सीज़न होगा, उस वक्त तो वो लिमिटेड स्टोरेज थोड़ी 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 करके पाकिस्तान का, उनके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी, capability to hold water for some time। अच्छा, फॉर सम टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए कि जब किसी भी क्रॉप का जो सोइंग सीज़न आता है, जब उसको काश्त करने का वक्त होता है, तो उस वक्त बड़ा एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो जब आप उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में, एक सोइंग के सीज़न में, या कोई भी ऐसा जो क्रिटिकल टाइम होता है जब पहले ही आपके रिवर सिस्टम में पानी कम होता है, तो एक स्टोर कर लेगा, तो उससे जो है वो हमारे उनके पास कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। और फिर आखिरी पॉइंट जो है, जो आजकल बहुत रेलेवेंट है, ये भी बहुत रेलेवेंट है, ये भी बहुत रेलेवेंट है, कि हमने कोई ये एग्री नहीं किया, नॉट एग्रीड ऑन। अच्छा, मैं ये यहाँ लिखना मुश्किल हो जाएगा, आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि हमने कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म तय किया कि हमारा दरमियान में कोई भी इशू आएगा आपस में, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले वो इशू जो है वो परमानेंट इंडस कमीशन जो है, PIC जिसे कहते हैं, वो उसको रिजॉल्व करेगा। लेकिन अगर वो रिजॉल्व ना कर सका तो इशू कहाँ जाएगा? वर्ल्ड बैंक में। अब वर्ल्ड बैंक की सवाबदीद है, वर्ल्ड बैंक जो है उसको या रेफ़र करेगा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, या उसको रेफ़र करेगा परमानेंट इंडेक्स कमीशन के पास। यहाँ पे मसला आता है। मसला क्या आता है कि हमारे पास दो पहले प्रेसिडेंट हो चुके हैं। सबसे पहले जो था वो था बघलियार डैम का। बघलियार डैम जो है वो, इस लिख देता हूँ ताकि आसानी हो आप लोगों को। बघलियार डैम का हमारा इशू आया, वो 1999 में उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। हमने पता चला, हमने इंडस वाटर कमीशन में सॉल्व करने का मसला कोशिश की, नहीं हुआ, हमने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया कि उन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया उसके लिए। न्यूट्रल एक्सपर्ट जो था उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, उसने उसका जो डिसीजन है वो, आल दो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको जो उस डिसीजन का फ़ायदा हुआ वो जो हुआ वो इंडिया को हुआ। अब हम उसको डिबेट में लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास कोई 10-15 मिनट रह गए। न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला जो है वो इंडिया के आया बघलियार डैम में। जो दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट।
ये झेलम रिवर पे, ये चनाब पे था, ये झेलम पे। तो ये इसका अगेन हमारा इशू हुआ क्योंकि इसकी डाउन स्ट्रीम पे उसके जो नीचे ऊपर वो उस रिवर पे बना रहे थे, उससे नीचे हम प्रोजेक्ट अपना नीलम झेलम लगा रहे थे। तो हमने परमानेंट इंडस कमीशन को अप्रोच किया कि हमारा प्रोजेक्ट है और इस पे जो है आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। उनका ये किशन गंगा इस तरह से था कि ये एक ट्रिब्यूटरी जो नीलम ट्रिब्यूटरी है झेलम की, उससे जो है ये दूसरी ट्रिब्यूटरी में डाइवर्ट कर रहे थे रिवर को। तो हमने अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को कि ये इस तरह तो नहीं है, आप इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो है वो आप पानी को एक ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी में डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड बैंक के पास डिसीजन गया, वर्ल्ड बैंक ने जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फ़ैसला जो है वो रेफ़र कर दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो फ़ैसला आया उसको, आल्दो अगेन दोनों कंट्रीज़ अपने विक्ट्री क्लेम करते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। उसमें क्या किया कि उसका जो डिसीजंस के जो 2-3 मेन पॉइंट थे वो उनके फ़ायदे में ये था कि उन्होंने इंडिया को अलाउ कर दिया कि आप जो है उस प्रोजेक्ट के लिए जो ट्रिब्यूटरी है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, अनलेस वो पानी वापस पाकिस्तान में ही जा रहा है। उनका पॉइंट ये था कि हम एक ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी में ले के पानी डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम स्टोर भी नहीं कर रहे और वो पानी वापस पाकिस्तान में ही जा रहा है, दूसरी ट्रिब्यूटरी भी। तो उन्होंने क्या, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ने उनका ये पॉइंट माना। हमारे हक में क्या पॉइंट आया? सबसे पहले जो है वो था कि उनको जो लो लेवल आउटलेट एक टर्म होती है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है, मैं आपको समझा सकूँगा ये नहीं। लो लेवल आउटलेट होता है कि जब भी कोई डैम बनता है उससे पानी निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। उनमें एक स्पिलवेज होता है, जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से पानी फ्लो करता है, उसे स्पिलवे कहते हैं। एक लो लेवल आउटलेट होती है, वो जो है वो डैम की जो बॉटम होता है उसमें लगी होती है। तो उसमें किशन गंगा का जो जो पहला बगलियार का जो था डिसीजन, उसमें उन्होंने लो लेवल आउटलेट उन्होंने बनाने दी। किशन गंगा में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन थी उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। तो ये फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। अब मसला यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ तक तो फैसले हो गए पिछले प्रोजेक्ट्स के, लेकिन अब जो फ्यूचर में मसले हैं, जो बहुत सारे रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और बहुत सारे हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया एग्री नहीं कर रहे, नॉट एग्रीड ऑन विच मैकेनिज्म टू फॉलो। इंडिया कहता है कि हम जो अगले प्रोजेक्ट हैं उनका फैसला जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट से करवाएंगे, जो कि बल्कियार में उनके फैसले उनके हक में आया था। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तो जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, पीआईसी में जाएंगे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए। ठीक है। हाँ, तो अब जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और यहीं पे हम स्टक हैं। हम वर्ल्ड बैंक कहता है कि आप मेरे पास जो है दोनों कंट्री एग्री हो के आए कि कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, तब मैं उसे रेफ़र करूँगा। तो हमारे जितने अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैं वो इसी पॉइंट पे स्टक हुए हुए हैं। सो ये बात थी जी हमारी इंडस वाटर ट्रीटी और उसके मसाइल की। और अभी जो है वो मैं आखिरी पॉइंट जो है जो मैं आपको बताया करता हूँ कि उस पर हम इतना ज़्यादा डिबेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली होती हैं। जब इश्यूज़ पता चल जाएँ तो हमें वे फारवर्ड देना आसान हो जाता है। तो हम वे फारवर्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वे फारवर्ड किधर गया, लेट मी सी। हाँ, वे फारवर्ड वैसे आप सबको पता ही है, जितने मसाइल डिस्कस कर लिए हैं, फॉरवर्ड बनाना आसान होता है। वे फारवर्ड, सबसे पहले वे फारवर्ड क्या होगा? सबसे पहले तो ये कि हमने जो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है उसे बिल्ड करना है। स्टोर हम डैम हमने बिल्ड करने हैं, कुछ भी हमने करना है, लेकिन हमने अपनी स्टोरेज बिल्ड करनी है, स्टोरेज। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि हमारी जो 24 मिलियन एकड़ फीट जो सीपेज का बताया था उसको बचाने के लिए हमने अपनी कनाल की लाइनिंग करनी है, रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करनी है। ठीक हो गया। तीसरा हमने ये करना है कि हम जो अभियाना है, जो हम उसकी रिवर जो पानी हम इरिगेशन का देते हैं उससे पैसे कलेक्ट करते हैं, वो उसकी अमाउंट इतनी रखें ताकि हमारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट तो उससे बने। हमें अपने जो वो उसके वाटर रेट्स हैं उनको बढ़ाना है।
फिर हमने पॉलिसीज़ बनानी है, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बनानी है। अभी आप कहीं भी कोई रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं है, आप कहीं भी ट्यूबवेल लगा दें, जितना मर्जी पानी एक्सट्रैक्ट कर लें, कोई रेगुलेटरी पॉलिसी नहीं है। तो हमने रेगुलेटरी पॉलिसीज़ ऑन ग्राउंड वाटर वो बनाना है। ग्राउंड वाटर बस ठीक है, ग्राउंड वाटर हो गया। फिर और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें? अच्छा, एक और पॉइंट है, वो वैसे लेक्चर लंबा हो जाता, लेकिन मैंने उसको एक्सक्लूड किया था कि जो इंटर प्रोविंशियल वाटर हमारे मसाइल हैं, इंटर प्रोविंशियल मसाइल, उन पे बात मैंने नहीं की। वो इसलिए कि टाइम बहुत कम था, पहले ही हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करना थी। तो उसके लिए, उस मसले को हल करने के लिए हमने इरसा जो है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, उसको एम्पावर करना है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है वो एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, लेकिन उसके पास अपना रिवर फ्लो मेजर करने का कोई मेकनिज़म नहीं है। वो नहीं मेजर कर सकता अपना कि कितना रिवर फ्लो चल रहा है, ताकि वो उसको वेरीफाई कर सके जो सूबे क्लेम कर रहे होते हैं पानी की कमी या ज़्यादती को। तो उनके पास अपना कोई मेकनिज़म नहीं है, वो रिलाई करता है सूबों पे अपना फ्लो का डाटा देने के लिए। तो ज़रूरी है कि हम उसे एम्पावर करें, इर्सा को एम्पावर करें, और उसको एक टेलीमेट्री सिस्टम होता है रिवर फ्लो के मेजर करने के लिए, पहले हमने ट्राई की थी उसको लगाने की, तो वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि हमें रियल टाइम जो डाटा है फ़्लो का वो मिल सके। और क्या हो सकता है इसमें? वेस्ट मैनेजमेंट जो है, वो हम जो पानी ऐसे ही फेंक देते हैं, वो करने की ज़रूरत है। मॉडर्न इरिगेशन वेस्ट मैनेजमेंट, फिर मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स जो हैं, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, उनकी बात करेंगे। और फिर और क्या कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो हैं, ट्राई करें कि हम उनकी जगह जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप की जगह हम क्या उसे कहते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करें, थोड़ी वैरायटी लाएं, ऐसी क्रॉप्स यूज़ करें जो कम पानी इस्तेमाल करती हों, इस तरह करके ये हो सकता है। और बाकी मुझे लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये वे फॉरवर्ड पे मैं इसलिए ध्यान नहीं दिया इतना करता हूँ क्योंकि हमने पहले जो इश्यूज डिस्कस करते हैं उनको वे फॉरवर्ड बनाना बहुत आसान होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वाटर क्राइसिस। और मैंने ट्राई किया कि थोड़े से टाइम में जितना कम्प्रीहेंसिवली जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ। अभी अगर आपके इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी हम उनको एड्रेस करेंगे। एक मिनट, अपनी स्क्रीन, हाँ, वन बाय वन आप हाथ उठाएंगे, उसके बाद हम उनको क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। जोया। सर मुझे ये बता दें आप कल कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? कल का टॉपिक रात को डिसाइड करेंगे। ओके। बुशरा आबिद, आपका क्वेश्चन है? सर सीपेक के थ्रू जो डैम्स और वो बनाए जा रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स, जी जी, उससे भी हमारी जो वाटर क्राइसिस है इसको थोड़ा सा ये मतलब मैं एक्चुअली वे फॉरवर्ड में बात कर रही हूँ कि इससे हमें ठीक हो गया, बेनिफिट होगा। समझ गया मैं, आप हाथ नीचे कर लें। बुशरा आबिद, जितने भी हमारे सी पैक के अंडर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्टोरेज बहुत कम है, वो सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। जो कि हमारा स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ दो हैं, वो एक मोहम्मद डैम और दूसरा जो है ये दयामिर बादशाह डैम। उसके अलावा जो बाकी डैम है वो हाइड्रो पार्क के हैं, बिजली के हैं। तो बिजली का हमें ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, लेकिन उससे हमें स्टोरेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा सी पैक के। अगला क्वेश्चन आप करेंगे शानीद सबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जो इश्यूज़ के अंदर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस भी तो है ना, बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि जितना पाकिस्तान के अंदर वाटर स्कार्सिटी चल रही है, हमारी गवर्नमेंट उस हिसाब से बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही। और सर दूसरा ये मैंने आपसे पूछना था कि जो इंडस वाटर से मैक्सिमम वाटर फ्लो होता है वो हमारा जाके अरेबियन सी के अंदर गिर जाता है, तो सर उसके लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है? ठीक हो गया, कोई और क्वेश्चन आपका? और सर तीसरा ये था कि हम लोग इसका लिंक वाटर जो क्राइसिस है इसका लिंक हमारा थोड़ा सा एनर्जी क्राइसिस के साथ भी तो होता है ना, कि क्योंकि एनर्जी के लिए भी तो हम बहुत सारा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम वही अगर बायो पे या थर्मल पे और चीज़ों पे अगर हम शिफ्ट कर जाएं तो सर ये भी पानी तो हमारा बच सकता है ना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमने जो है ना ये आपके लिए एक प्रो टिप है, वो ये कि हमने जो है ना आर्गूमेंट्स या एकेडमिक आर्गूमेंट्स की बात करनी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। हमने उसको माइल्ड टर्म्स में लिखना होता है, जैसा कि मैंने बात की थी गवर्नेंस इश्यूज़ पे। जो वो गवर्नेंस के इश्यूज़ पे मैंने बात की थी, वो असल में गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म ही था, लेकिन थोड़े अच्छे अल्फाज में। दूसरी जो बात की आपने कि हमें हाइड्रो पावर के लिए जो बिजली इस्तेमाल पानी यूटिलाइज़ होता है, तो बिल्कुल यूटिलाइज़ नहीं होता है, इसलिए कि वो जो बिजली बनाता है वो पानी अगेन हमारे सिस्टम में आ जाता है, वो कहीं ज़ाया नहीं हो जाता। वो वापस कैनाल्स में या अगेन जहाँ जो बिजली बनती है वो वही पानी आगे हम कैनाल्स में भेजते हैं और वहीं से हम हमारी इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। और थर्ड आपका क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ क्या था, इफ़ यू कैन रिमाइंड मी। सर इंडस रिवर का जो वाटर था ना वो अरेबियन सी में। हाँ, उसके लिए हमने बात की थी कि उसके लिए मैकेनिज़्म उसको वो मैंने आपको स्टैट्स बताई थी। 28 मिलियन एकड़ फीट जो है वो बिलो कोटरी उसमें स्केपेज है वाटर की, और उसके लिए एक ही मैकेनिज़्म है और वो है डैम्स का, स्टोरेज फैसिलिटीज़ का। और वो हमने जिक्र कर दिया पहले कि हमें ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू। उसके बाद क्वेश्चन है ज़बीउल्लाह। हाँ सर, ये मैंने क्वेश्चन ये करना था कि सर आपने कहा कि 8 मिलियन एकड़ जो वाटर इनफ है आपके लिए, इसके लिए समुद्र के लिए, इसके लिए समुद्र के लिए, तो मीठे पानी देने से तो वो आगे ज़मीन नहीं खाता सर। फिर भी सर ठट्ठे की साइड जो सिंध में लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो समुद्र खा जाता है। तो 28 मिलियन एकड़ फीट वाटर देने के बाद भी हमारी ज़मीन सर वो उधर से मतलब वो समुद्र लेता जा रहा है, तो इसके बारे में। थैंक यू ज़बीउल्लाह, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको वो 28 मिलियन एकड़ फीट क्यों नुकसानदेह है। हमारे पास कोई और क्वेश्चन तो नहीं है आपके लिए? नहीं सर, बस यही क्वेश्चन है। पीछे कर लें आप। 28 मिलियन एकड़ फीट जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्लो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है कुछ महीनों के लिए। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन जब पानी नहीं होता तो हमारे सिस्टम में, तो जब हम स्टोर भी नहीं किया होता, जब हमारे पास एक्सेस वाटर होता है वो समंदर में चला जाता है, तो हमारे पास सिस्टम में नहीं होता पानी, तो ऑब्वियसली जो है वो सी इंट्रूजन की टर्म होती है वो सी इंट्रूजन होगी उससे। तो उसका भी सलूशन यही है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा वाटर होगा आप उसे स्टोर करेंगे, जो वो 28 मिलियन एकड़ फीट है, और आहिस्ता आहिस्ता उतनी लो कोटरी आपकी स्केपेज हो कि आपका जो एक थ्रू आउट द ईयर जो है वो एक स्पेसिफिक फ्लो चलता रहे, बजाय इसके नहीं कि एक बार फ्लड हो और अगले 3-4 महीने कुछ भी पानी ना हो, कम पानी हो। तो उस सिनेरियो से बचाने के लिए ही तो मैंने वाटर मैनेजमेंट की बात की थी, गवर्नेंस की बात की थी, कि हमें स्टोरेज फैसिलिटी की ज़रूरत है। और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ ऐड कर दूं कि हमारा सिंध बैराज उधर प्लान्ड है बिलो कोटरी, और उसका पर्पज़ जो है इरिगेशन और बाकी चीज़ों के अलावा उसका एक पर्पज़ स्पेसिफिकली ये है कि सी इंट्रूजन को कैसे रोका जाए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहसिन लगारी। यस यस सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो मेरा इंडियन फैक्टर से क्वेश्चन है कि ये जो कश्मीर की डेमोग्राफिक लोकेशन चेंज हो रही है बाय इंडिया, कि यहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं, अगर इंडिया वहाँ पे मतलब ओवर कंट्रोल कर लेती है तो वो अपर हिमाचल की साइड से क्या रिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं? अगेन वही बात, क्या हम ये कॉज में टच कर सकते हैं ये इस इशू को? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो वे फॉरवर्ड्स निकालते हैं, तो जो सक्सेसफुल मॉडल्स दुनिया ने अप्लाई किए हैं, द केस ऑफ सिंगापुर या कोई और जो वाटर रिसाइकलिंग के मॉडल्स हैं या सेलिनेशन के मॉडल्स हैं,
हम अपने वे फॉरवर्ड्स में क्या वो इंक्लूड कर दें तो यह मतलब आर्गुमेंट को ये सब्सटेंशिएट करेगा? जी जी, बहुत शुक्रिया, हाथ नीचे कर लें। मोहसिन, बिल्कुल आप ठीक कहा कि उधर कश्मीर का जो फैक्टर है वो बिल्कुल है। और बीजेपी की गवर्नमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने जो की थी, जब हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा अरूज पे था, स्पेशली फरवरी लास्ट ईयर में, फरवरी 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। इसका मतलब ये था कि हम ट्राई करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके आपको स्ट्रेंगल करें, आपके वाटर सेक्टर को स्ट्रेंगल करें, लेकिन हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो एक स्पेसिफिक हद तक जो है वो एक वाटर पैटर्न को टेम्पर कर सकते हैं, वो बिल्कुल रोक नहीं सकते। तो यस, उससे इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जैसा कि हमारा आज का टॉपिक का थीम था कि क्या ये ट्रांसबाउंडरी डायमेंशन है या हमारी अपनी मिस मैनेजमेंट है, तो हमारा मेरे ख्याल में ज़्यादा हमारी अपनी मिस मैनेजमेंट है। ट्रांसबाउंडरी डायमेंशन है लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी आपका क्वेश्चन फिर मैं भूल गया हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? यस सर, आई रिपीटेड। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे दुनिया ने सक्सेसफुल मॉडल्स अप्लाई यस किए यस वाटर यस यस, स्मार्ट ठीक है ठीक है मोहसिन, मैं समझ गया हूँ। बिल्कुल आप जो है वो अपने बड़े, जब भी अपने आर्गूमेंट देना होता है, जैसे मैं आपको हर आर्गूमेंट के नीचे कुछ ना कुछ ऐसे स्टैट डाटा कुछ भी आपको बताता हूँ ताकि आपका आर्गूमेंट सब्सटेंशिएट हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा मॉडल्स जो हैं वो आप उससे आपके आर्गूमेंट्स अच्छे होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। शुक्रिया। रुमैसा नूर, आपका क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली ये जो आपने लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी का बताया था सर, उसको एक दफ़ा बता दें। और सर एक बात आपने की थी वे फॉरवर्ड में कि हम लोग जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है उसकी जगह, तो सर उसके लिए हम क्योंकि राइस कॉटन वीट ये इनके बगैर हम लोग कैसे, मतलब इनके बगैर तो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते ना। तो इसको किस तरीके से सर हम अपना आर्गुमेंट इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की जगह फिर हम क्या करेंगे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वाटर स्टोरेज जो थी वो आपको मैंने बता दिया कि लिमिटेड वाटर स्टोरेज है। इसका मतलब ये है कि हमारा 145 मिलियन एकड़ फिट हमारा रिवर हमारे सिस्टम में पानी है, और उस 145 में से हम सिर्फ 13.7 मिलियन एकड़ फिट स्टोर करते हैं, जो कि अराउंड 10% है। और जो उस स्टोर करने की जो एक दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाता है कि आपको एटलीस्ट 40% जो है स्टोर करना चाहिए, तो हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। दूसरा उसके लिए आर्गूमेंट ये है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 30 डेज़ की है, और दुनिया में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी जो एवरेज है वो 120 डेज़ है। इंडिया की 120 है, अमेरिका की, इजिप्ट की 1000 है, 1000 डेज़ की स्टोरेज कैपेसिटी है, इस तरह अमेरिका की भी 1000 के करीब है। तो स्टोरेज कैपेसिटी का ये था पॉइंट। क्रॉप को किस तरह से हमने करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। उसके लिए जो पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने डिफरेंट स्टडीज़ की हैं, जिसमें डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनके लिए डिफरेंट क्रॉप्स को सूटेबल करार दिया गया। उन्होंने एक मैपिंग की है पूरे पंजाब की, उन्होंने जोन बनाए। तो जब उन स्पेसिफिक जोन्स को फॉलो करके सिर्फ उन क्रॉप्स को जो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होंगी तो वो आप यूज़ करेंगे, तो आपको पानी भी कम लगेगा, आपके पास वो आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी ज़्यादा करेंगी। तो उसका सलूशन ये है। उसके बाद क्वेश्चन है फ़ायद तारिक का। फ़ाहिद। सर वालेकुम सलाम। सर चाइना चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट है वाटर के ऊपर, उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर कोई? जिस तरह इंडिया कंट्रोल करता है तो चाइना का भी है, वो एक ब्रह्मपुत्र नाम का शायद रिवर है जिसके मैं ऊपर कंट्रोल बताता हूँ। करते हैं। इंडिया और जो चाइना का जो वाटर डिस्प्यूट है उसमें जैसा कि आपने जिक्र किया उसे ब्रह्मपुत्रा रिवर कहते हैं। और चाइना ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो अपस्ट्रीम पे है उस पर डिफरेंट डैम्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है, जिससे इंडिया की जो है वो जो वाटर जो रिसोर्सेज हैं उन पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उसका हमारे से इसलिए ताल्लुक़ नहीं है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के साथ वो इंडस वाटर ट्रीटी है, और उस इंडस वाटर ट्रीटी में सिर्फ इंडस बेसन के ही रिवर्स आते हैं, उसमें ब्रह्मपुत्रा बेसन के रिवर्स नहीं आते हैं। तो इसलिए उसका सिर्फ इस बेस पे हमारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन हाँ अगर सिर्फ हम बात करें जियो पोलिटिकल सिनेरियो की, तो उसमें ऐसा है कि हम चूँकि उनके अलाए हैं, काइंड ऑफ अलाए हैं चाइना के, और उस अलाए होने की वजह से ये परसीव किया जाता है कि शायद जो है वो जो चाइना जो है वो जो ब्रह्मपुत्रा पे कर रहा है, ये डैम्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है, उसका हमारी पॉलिसी का कोई असर है, लेकिन ऐसा है नहीं है। इंडिया जो चाइना है वो अपने इन जो डिसीजंस में वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। उसके डिसीजंस के उसने कहाँ पे कौन सा रिवर कौन सा डैम बनाना है, उसका हमारे असर होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों हैं, यस और नो। यस इसलिए कि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ में हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, नो इसलिए कि हमारे दोनों के इंस्ट्रूमेंट्स, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स दोनों के डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे आयशा इफ्तिखार। यस आयशा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने वाटर क्राइसिस के अबाउट एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि वाटर क्राइसिस इज़ अ बिगर थ्रेट देन मिलिटेंसी। तो इसको हम किस तरह से जो है ना वो कर सकते हैं, जो हमने आज सारा कुछ पढ़ा है उसमें उसको यूटिलाइज करके? सिर्फ आज के फैक्टर को यूटिलाइज करके आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं। एक की ज़्यादा इकोनॉमिक डायमेंशन है और दूसरे की जो है ना वो ज़्यादा सोशल डायमेंशन है। जो टेररिज्म का जो है वो सिक्योरिटी एंड सोशल डायमेंशन अगर हम बात करें तो उनका कंपैरिजन, मतलब मैं आपको टेररिज्म पढ़ाता और फिर साथ वाटर पढ़ाता तो मैं साथ आपको कंपैरिजन करके देता। लेकिन आई डोंट नो कि मैं अब आपको किस तरह से इसमें कंपैरिजन करके दूँ। हाँ आप वैसे इस तरह की जब भी स्टेटमेंट आती है ना तो ट्राई किया करें कि जिसका आपके पास नॉलेज ज़्यादा है या जिसके पास आपके आर्गूमेंट्स अच्छे हैं उसको सपोर्ट करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप जिस पे बिलीव करते हैं वो ना करें, जिसके आपके पास आर्गूमेंट्स अच्छे हैं उसको आप सब्सटेंशिएट करें। मेरा ख्याल है कि हमारे वाटर के ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हाजरा करेंगी। सर जैसे कि आपने गवर्नेंस इशू पे बताया, तो उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कि 2017 में जब पाकिस्तान और इंडिया के एक्सपर्ट्स थे, जो टीम्स गई थी इस इशू को सॉल्व करने के लिए, तो इंडिया के जो थे वो प्रॉपर एक्सपर्ट्स थे रिवर के, और जो जितने भी जिन डैम और रिवर के एक्सपर्ट थे, जो कि पाकिस्तान के पास जो थे वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस थे। तो शायद गवर्नमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहिए प्रॉपर्ली, और इंडिया के साथ जब भी ऐसा केस हम लेके जाएँ तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसा कि इन सिवियरिटी के इशू की सिवियरिटी को देख के ओबामा ने बोला था कि दीज वायलेशन कैन लीड टू अ वॉर एंड वॉर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बात की। और कि दो सर कुछ इसमें सालों से कई एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे जिनीवा कन्वेंशंस और अपर और लोअर राइपेरियंस के भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन उनको हम इंस्पेक्ट प्रॉपरली नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि जो इंडिया ने इन्वेस्टर है अफगानिस्तान के 2 प्रोजेक्ट्स में, जो कि आई थिंक से एक सलमा और एक शातूर डैम पे है, तो इसको इंडिया और अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। तो जब इंडिया इन्वेस्ट कर सकता तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पहला आपको मैं पहले जो इंडस वाटर वाली जो बात है उस पर आपको जवाब देना चाहूँगा कि 2 डायमेंशन है इसकी। पहली डायमेंशन टेक्निकल है और दूसरी डायमेंशन जो है ना वो पॉलिटिकल है, या उसको कहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई इसमें डाउट नहीं है कि इस जो इंडस वाटर के जो जितने हमारे इश्यूज होते हैं वो बहुत सारे टेक्निकल नेचर्स के होते हैं, लेकिन साथ जो उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये वो निगोशिएशंस की है कि जब भी ऐसा आपस में 2 डेलीगेशंस की मीटिंग्स होती हैं तो टेक्निकल पॉइंट्स के साथ साथ उनकी आपस में बारगेनिंग, निगोशिएशंस और लाइव कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं। और ये एक फैक्ट है कि जो ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियंस होते हैं जनरली दे आर बेटर इन निगोशिएशंस। तो इसलिए जो है वो पॉलिटिशियंस और एक्सपर्ट्स दोनों की इकट्ठी सी टीम होती है। और दूसरी आपने एक ही क्वेश्चन हो तो मुझे याद रहता है, अब दूसरा मैं फिर भूल गया हूँ कि आपने क्या बात की थी। अच्छा हाँ, इंडिया और उसके डैम्स की बात की थी कि हाँ अफ़गानिस्तान में अगर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि काबुल के पे अगर कोई डैम बनता है तो वो डैम बनेगा, पानी स्टोर होगा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में पानी कम आएगा। तो पाकिस्तान जो है वो
अपने ही पानी को कम करने के लिए क्यों इन्वेस्ट करेगा? पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए अपने कंट्री में डैम्स बनाने के लिए, ताकि हमारे वाटर राइट्स एस्टेब्लिश हों और जब भी हमारा कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट बने तो हम उसे क्लेम कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अपना हाथ नीचे कर लिया करें जब आपका क्वेश्चन हो जाए। नुमान क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि वाटर क्राइसिस से नेशनल इंटीग्रेशन कैसे आपस में लिंक हैं एंड प्रोविंसेस के क्या डिस्प्यूट है आपस में, कि सिंध और पंजाब आपस में कितना क्लेम कर रहा है कि सिंध कह रहा है कि मतलब पंजाब मेरा शेयर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर हम किसी दिन करें तो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट मतलब ये बहुत लंबे आर्गूमेंट्स हैं इस पे, एक दो नहीं है। नुमान हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। सुनहरा आपका कोई क्वेश्चन है? सर मैंने ये बताना था कि जो हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात की थी, तो उसमें अगर हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं आजकल, अगर हम वो यूज़ कर लें, जैसे वर्ल्ड उन पे शिफ्ट हो रही है, तो उसमें क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, और उसमें जो है वो वाटर भी उनको कम चाहिए होता है। मतलब इस तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी आई हैं उसमें। जी थैंक यू वेरी मच सुनहरा। आप ये ऐड कर सकते हैं जितने सुन रहे हैं कि हमें जो है, अगर हमने क्रॉप्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में हमें रिसर्च की ज़रूरत है, हमें ऐसे सीड्स बनाने की ज़रूरत है जो कि इतने वाटर इंटेंसिव ना हो। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आयशा लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, उसके अलावा किसी का हाथ नहीं है ऊपर। आयशा क्वेश्चन है आपका? आयशा इफ्तिखार, नो क्वेश्चन। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो किशनगंगा डैम का आपने किशनगंगा डैम का बताया था, वो एक दफ़ा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। किशनगंगा डैम जो था वो किशनगंगा नीलम जो रिवर है ना, वो उस जो नीलम रिवर जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। उसे जब वो पाकिस्तान में एंटर होता है तो उसे हम नीलम कहते हैं। जब वो इंडिया में होता है सेम रिवर, उसका नाम किशनगंगा है। तो उस जो रिवर उस ट्रिब्यूटरी पे जो है वो इंडिया, हमने नीचे जो है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया, उन्होंने ऊपर जो है किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। उस पर इशू ये था कि उन्होंने नीलम जो रिवर है या किशनगंगा जो ट्रिब्यूटरी है, उससे उन्होंने उसको पानी को डाइवर्ट करके एक और ट्रिब्यूटरी में, झेलम की ट्रिब्यूटरी में ले गए, जो और अल्टीमेटली वो पानी पाकिस्तान में आ गया। तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये अलाउ नहीं है, और इस तरह जो है वो पाकिस्तान केस जो है वर्ल्ड बैंक में ले गया। वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये जो है वो इंडिया का क्लेम जो है वो तस्लीम किया कि यस, इंटर ट्रिब्यूटरी जो है वो अलाउ है जब तक पाकिस्तान में ही पानी आए, दूसरी ट्रिब्यूटरी वाला भी। लेकिन उन्होंने जो क्लेम उनका ना माना, वो ये था कि लो लेवल आउटलेट आप नहीं बना सकते हैं। दूसरा जो नीलम है उसमें आपने मिनिमम 9 मिलियन एकड़ फीट जो है, जिसे इन्वायरमेंटल फ्लोज कहते हैं, वो आपने छोड़ने ही छोड़ने। तो दैट वाज ऑल अबाउट किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कोई और क्वेश्चन? आज हम 15 मिनट ऊपर चले गए। नो मोर क्वेश्चंस? ओके। आज का जो है वो कोई क्वेश्चन कर रहा है? एक आपने इशू बताया था नेचर ऑफ, जी लास्ट क्वेश्चन करें मलिक का। सर आपने एक इशू बताया था नेचर ऑफ रेनफॉल एंड फ्लो पैटर्न, तो ये किस तरह से इशू है सर? इसकी थोड़ी समझ नहीं वो लगी। इशू इस तरह से है कि हमारा जो कंट्री की जो रिवर, जो पहली बात तो ये है कि हमारी बहुत कम रेनफॉल होती है, और जो रेनफॉल होती है वो कंसनट्रेटेड है सिर्फ 2-3 महीनों में। हमारी 60-70% जो रेन है वो 3 जो मानसून के मंथ्स हैं उनमें हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो रिवर के फ्लोज जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम इन्हीं 2-3 महीनों में सारे हो जाते हैं। सारा पानी चला जाता है समंदर में, हम उसे स्टोर नहीं करते हैं, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो ये एक इशू है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो है वो लेक्चर बहुत लंबा था, एक्सटेंसिव था, बहुत ज़्यादा उसमें हम चीज़ें कवर करनी थी। होपफुली कि आपको समझ आई होंगी चीज़ें और फ़ायदा हुआ होगा। ओके सजनों तो बेलियो, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह।